असल में जो आजकल के नौजवान हैं, ख़ासतौर पे वो नौजवान जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी को बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे अर्बन सेंटर्स के अंदर। तो उनको जो है, जो रियल स्ट्रगल है, जब हम एक बात करते हैं अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, तो उन राइट्स को एक एक राइट जो हासिल किया गया है उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल है। अगर जमहूरियत की बात करें, राइट टू वोट की बात करें, पोलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन कन्वर्सेशन विद मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद डायरेक्टर हैं चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन के। इसके अलावा इन एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने बहुत सा काम पीस पे, यूथ की इश्यूज़ पे और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है यूएन के डिफरेंट फोरम्स पे। और इनका एक ताल्लुक और भी है कि हमने मिलकर भी काम बहुत सारा किया और ख़ास तौर पे थिएटर। तो आई वेलकम माय फ्रेंड मोहम्मद शहजाद टू द शो। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे टाइम का और आने का। तो शहजाद, सबसे पहले तो ये बताओ कि आजकल क्या कर रहे हो? आजकल जो हमारा फोकस है, क्योंकि एक अरसे से पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवान जो हैं बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के अंदर, बहुत सारी जगहों पे आपको नौजवान नज़र आते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आजकल एक प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे उनकी लीडरशिप स्किल्स को स्ट्रेंथन किया जाए और एक इंटर जनरेशनल डायलॉग को प्रमोट किया जाए बिटवीन यंगर जनरेशन ऑफ एक्टिविस्ट या नौजवान जो हैं और जो इस्टेब्लिश लीडर्स हैं सिविल सोसाइटी के और पोलिटिकल लीडर्स के, ताकि एक जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बात हैं सिविल सोसाइटी के लीडरशिप के, जो पोलिटिकल लीडरशिप के, वो नौजवानों के साथ एक इंटर जनरेशनल डायलॉग के थ्रू उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकें और आज के नौजवान के जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो डिस्कस कर सकें और एक मेंटरशिप जो है वो हासिल कर सकें। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नौजवानों के लिए कि वो बहुत पैशनेट हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभार जो है वो डायरेक्शन उनकी आगे पीछे हो जाती है। तो उस डायरेक्शन को फोकस करने के लिए और फिर जो वो काम कर रहे हैं उस काम की वैल्यू क्या है, उस काम का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि नौजवानों के साथ ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक लिंक और एक रिश्ता जो बना रहे, ताकि हमें भी पता चलता है, नौजवानों को पता चलता है कि पीछे ये काम होता रहा है और जो दूसरी जनरेशन है उनको लगता है कि उम्मीद चल रही है और लोग अभी भी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है बहुत ही ज़बरदस्त काम है। इसमें इस सारे काम में जब आप दोनों को मिलाते हैं, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या सबसे सिनर्जी क्या निकल के आती है? असल में जो आजकल के नौजवान हैं, ख़ासतौर पे वो नौजवान जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी को बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे अर्बन सेंटर्स के अंदर। तो उनको जो है, जो रियल स्ट्रगल है, जब हम एक बात करते हैं अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, तो उन राइट्स को एक एक राइट जो हासिल किया गया है उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल है। अगर जमहूरियत की बात करें, राइट टू वोट की बात करें, पोलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, तो एक बड़ी स्ट्रगल है। एक पूरी जनरेशन ने अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो इस काम में गुजारी हैं। दूसरे एंड पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हमें निकल के आती है कि आजकल क्योंकि नौजवान जो हैं हर चीज़ उठा के वो सोशल मीडिया पे ले जाते हैं, प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आवाज़ रेज़ करने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन फिर वो जो एक स्ट्रगल है पूरी, जिसमें आप एक्टिविज़म जो है, जो सड़कों के ऊपर एक्टिविज़म होता है, जो पोलिटिकल एक्टिविज़म होता है, उसको समझने में उन्हें मदद मिलती है। दूसरे एंड पे जो नौजवान हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो सीनियर लीडर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनका ख्याल में कि हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पे बात करना, ट्वीट करना ही काफ़ी नहीं है। आपको जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, आप उनको अंदर बिलीव रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक जो डिस्कशन है, एक डिस्कोर्स जो है जनरेट होता है, तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नौजवान जो है वो उन्हें समझने का मौका मिलता है और जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी आज के नौजवान को आप तुम कह रहे हो कि जो जनरेशन गैप है और एक टेक्नोलॉजी से वो दूर है और वो प्रैक्टिकल से दूर है, पर मेरा बात तो यही है कि हर दौर में चीज़ें नहीं आती हैं, पर हिस्ट्री को साथ लेके, हिस्ट्री से हम पास से क्या सीखते हैं कि फ्यूचर को प्लान कर सकें। तो शायद इसी तरह जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं और उनको साथ मिला के चलता। पर सोशल मीडिया में एक और बात भी तो शायद निकल के आती हो कि रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्योंकि एक डिबेट है कि जी, क्योंकि कोई आप फेक न्यूज़ को करना हो या गलत खबर को भी खिलानी हो, तो फिर आप उसको तहकीक किए बगैर, सोचे बगैर और एक ख़ास तरह का ट्रेंड बना दिया जाता है। तो ये भी कहीं आप जो मेरे ख्याल है नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हम एजुकेट हों, तो उसमें कुछ क्या कोई इसमें जो है हम एक हमारा इनिशिएटिव है अमन रंग के नाम से, उसमें जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जो हेट स्पीच है, खासतौर पे जो सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट की जाती है, जो फेक न्यूज़ है, डिस इन्फॉर्मेशन है, इसको जो है कैसे टैकल किया जाए। उसको टैकल करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है, जो नौजवानों को सिखाने की कोशिश करते हैं या उनसे बात करते हैं, वो यही है कि पहले आप फैक्ट्स को वेरीफाई करें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, लाजमी नहीं है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स पे मबनी हो, सारी इन्फॉर्मेशन हकीकत पे मबनी हो। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप उसको फैक्ट चेक करें और फिर खास तौर पर जो
क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो हमेशा सामने आता है, कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसके मुताबिक लोग अपने अपने ओपिनियंस को प्रोपेगेट करते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नौजवान जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस को समझ के लॉजिक की बेसिस के ऊपर, रीजनिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो अपना ओपिनियन कायम करें, और फिर अपना ओपिनियन जहाँ पे कायम करें वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात नौजवानों को समझाने की ये भी है कि आप किस तरीके से दूसरे की बात सुन भी सकें, क्योंकि जो एक टॉलरेंस है, एक जो एक दूसरे को बाहमी अदम वो जो है तशद्दुद का एक पूरा फ़लसफ़ा है जिसमें मसावात है, जिसमें आप लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो जनरेशन है बड़ी हाइपर एक्टिव है, और साथ ही साथ जो है वो कुछ ये भी कह लें कि कुछ लोग कुछ फ़िलासफ़ी, कुछ आइडियोलॉजीज़ को जब फॉलो करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा वो ये समझते हैं कि शायद उनकी बात ही हरफ आखिर है, उससे अलावा कोई दूसरा ओपिनियन हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब डायलॉग करें, डायलॉग के अंदर दोनों जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं, सिर्फ दो ही नहीं, लाजमी नहीं दो ही पर्सपेक्टिव, ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं उन पर्सपेक्टिव को सुने, समझें, और फिर रीजंस की बेस के ऊपर, लॉजिक के बेस के ऊपर आर्ग्यूमेंट को फैलाएं, ना कि गालम गलोच के ज़रिए या हेट स्पीच के ज़रिए जो है वो प्रोपोगेट करें। आपके ख्याल में इम्पॉर्टेंट बहुत बात हो गई है कि टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, हमें कुछ नए तरीके ज़रूर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं जी कि व्हेन डायलॉग बिकेम द मोनोलॉग, ऑपरेशन या ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेस बन जाता है एक बंदा जिसकी बात नहीं सुनी जाती। जब मर्द औरत को कहे बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो क्योंकि मैं मर्द हूँ, या कोई अक्सरियत वाला अकलियत को कहे, तो जब दलील ख़त्म होती है तो फिर जबर शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसको जबर को रोकने के लिए, एक डायलॉग की कंटिन्यूटी के लिए हमें कोई ना कोई रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। आप बहुत सालों से बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े लोगों को मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों से इकट्ठे करके अमन के लिए, पीस के लिए अपने इवेंट्स करते हैं, और अभी भी आप सोच रहे हैं करना, तो उसके मुतालिक हमें कुछ बताएं कि अमन क्यों ज़रूरी है और अमन के लिए आपने क्या काम किए हैं। सर असल में हम एक ऐसे माशरे में हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे लोग जो हैं वो अलग अलग एक डाइवर्स कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, अलग ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार हैं, मुख्तलिफ मसालिक के पैरोकार हैं। तो आई थिंक जब हम इस तरह के एक डाइवर्स कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, एक ऐसी माशरे में रहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों के दरमियान इंटरेक्शन के मौके जो हैं वो पैदा करें, क्योंकि हमने जो अपने तजर्बात से सीखा है वो यही कि बहुत सारी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन इसलिए पैदा होती हैं नौजवानों के अंदर, जिसको बाज़ लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो क्योंकि लोगों के दरमियान इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन हम जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं वो ये कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है, लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तानी होने के साथ साथ अपने पठान होने पे, अपने सिंधी होने पे, अपने सराइकी होने पे, अपने मुस्लिम होने पे, अपने क्रिश्चियन होने पे या सिख होने पे फ़ख्र महसूस करता है, तो हमें उसको भी उतनी ही वैल्यू देनी है जितने हमें उसकी वैल्यू एज़ पाकिस्तानी होने के लिए करते हैं। तो इस बात में कोई बुराई नहीं है कि कोई पाकिस्तानी भी हो, वो पाकिस्तान में जो है वो सिंधी भी हो, वो हिंदू भी हो, और वो फिर उसके बाद अपनी तीनों आइडेंटिटीज़ को, अपनी तीनों आइडेंटिटीज़ जो हैं इसके ऊपर वो फ़ख्र महसूस करे। तो ये हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रमोट करते हैं लोगों के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हमें जानना चाहिए कि मल्टीपल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, ये कोई वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। जैसे आपने कहा कि हम सब बाप भी होते हैं, बेटा भी होते हैं, शौहर भी होते हैं, तो इसी तरह ये आइडेंटिटीज़ हमारी हैं। तो आपकी आइडेंटिटी को, आप जैसे तुमने कहा, आप पंजाबी भी हो, आप मुसलमान भी हो, आप पाकिस्तानी भी हो, आप सिंधी भी हो, आप हिंदू भी हो, आप क्रिश्चियन भी हो, या कोई भी रिलीजन हो, क्योंकि रियासत तो सबके लिए बराबर है, और ये हमारे कायदे आज़म ने भी कहा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। तो यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि जी हम क्यों रिजिड हो जाते हैं सिर्फ एक ही आइडेंटिटी पे, ये ज़रा आप भी सोचिए, हमें बताइए जब आप ये प्रोग्राम देखें। चलिए शहजाद, एक और बात बताओ कि तुमने थिएटर भी किया है, वो आप अब भी करते हो, या वो क्या था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? थिएटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही थी कि हम जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो लोगों के सामने होते हैं लेकिन लोग उस पर बात नहीं कर पाते, हम उसी को स्टोरी को जब उनके सामने इनेक्ट करके परफॉर्म करके बताते हैं तो लोग फिर रियलाइज़ करते हैं अच्छा ये तो मेरे साथ भी हो रहा था, ये तो हमारी कम्युनिटी में भी हो रहा था। तो लोगों को शायद अपनी रियलिटी जो है वो थोड़ी दूर से रख के, सामने रख के दिखानी पड़ती है, जिसके ऊपर लोग इनिशिएट कर सके डिस्कशन को। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। विद द पासेज ऑफ टाइम हमने काफ़ी थिएटर परफॉर्मेंसेज की, लेकिन अब क्योंकि थिएटर जो है उसके लिए अब आपको टाइम बहुत रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए अब बहुत सारी कम्युनिटी इंगेजमेंट, और फिर जैसे जैसे लोगों के पास सोशल मीडिया का टूल आ गया, दूसरे टूल्स आ गए, तो लोग शायद मतलब इस तरह का चीज़ें जो है मसरूफियत थोड़ी बारी आती है, तो खुद तो हम थिएटर नहीं करते अब, लेकिन बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स जो हैं, जो नौजवान जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं।
ये एक इनिशिएटिव नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ये सवाल भी क्यों किया, देखिए कुछ चीज़ें हमें जोड़ती हैं, कल्चर हमें जोड़ता है, वो गाना हो, दिल दिल पाकिस्तान या कोई कौमी तराना हो, या आतिफ असलम का कोई गीत हो, वो हमें जो फोक फ्लोर हमें जोड़ती है, कल्चर हमें जोड़ता है, हमें इकट्ठा करता है। वो कोई कल्चर इवेंट हो, जैसे कोई म्यूज़िक का महफिल हो या गीत हो, क्रिकेट, गेम्स हमें जोड़ती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें इकट्ठा करती हैं, और आर्ट हमें ह्यूमनाइज करता है। वो विजुअल आर्ट का क्यों ना हो, वो गीत क्यों ना हो, वो एक थिएटर पीस क्यों ना हो। और इसीलिए नौजवानों से ये बात बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में खाली पढ़ाई से आप कामयाब इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि आज के दौर में आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई। अब आपको डूअर नहीं चाहिए कि जी फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए जो कि चीज़ों को इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, क्रिटिकल थिंकिंग रखता हो। तो ये सब चीज़ों को जब वो साथ लेके चलते हैं तो उसके लिए भी आर्ट की ज़रूरत है। और आर्ट को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शामिल रखिए जितना भी टाइम मिले, क्योंकि इससे आपका जहन खुलता है और हमें ख्वाब देखने की आदत पड़ती है, और नेगेटिविटी भी वहाँ आती है जब ख्वाब कम होने शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक दिस ग्रेट। हम भी यहाँ पे इंटरेक्ट IRC में अब डिजिटल थिएटर या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं, ताकि वो जो वक्त के साथ अगर आप उस एफर्ट में नहीं जा सकते, तो आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट कि अगर 60 लोगों के साथ बात की जाए तो 90 मिनट या 120 मिनट्स में आप उन्हीं लोगों के साथ कुछ मिलके बना भी लें और समझें भी। तो ये चीज़ें तो मज़ेदार चलती रहती हैं। अच्छा, बट टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपने घर के मुतालिक ये कैसे है, वो क्या कर रहे हो, वो बताओ। सर फैमिली जो है, क्योंकि बेसिकली तो मैं बहावलपुर से हूँ, जो वहाँ से एक अर्सा पहले जो है लाहौर में शिफ्ट हुए, यहाँ पर मौका मिला चीज़ें करने का, सीखने का। तो उसके साथ साथ जो है वो ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, और फिर जो है वो इसी ज़िंदगी में हमें जो है शरीक हयात भी मिल गया। पाकिस्तान में जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने चैलेंज की हैं, जहाँ पे एक तरफ हम पेट्रियार्की को चैलेंज करके आए हैं, जब गांव से निकल के आए वहाँ पे पेट्रियार्कल चैलेंज से उनको देखा। यहाँ पे साथ साथ एक ये भी चैलेंज है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरफेथ मैरिजेस के जो है वो थोड़ा रिवाज कम है। तो फॉर्चुनेटली मैं उन कुछ पाकिस्तानियों में शामिल हूँ जिनका हमारा एक इंटरफेथ मैरिज है। मेरी बीवी जो है क्रिश्चियन है, शी स्टिल क्रिश्चियन, हम स्टिल मुस्लिम, हम दोनों जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने। और मैं बता दूं कि वो बड़ी कमाल, जैसे शहजाद बहुत कमाल के हैं, तो सना भी बहुत कमाल की खतून है। वो भी मैं उनको भी जानता हूँ, बल्कि भी कुछ देर पहले मैं उनसे मिला भी हूँ, और 2 प्यारे बच्चे भी हैं उनको भी बता। जी, तो बस अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं हम कोशिश यही कर रहे हैं कि दोनों मिल के एक अच्छे जो पेरेंट की तरह अपने बच्चों की जो है परवरिश कर सकें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है हमारे लिए कि हम क्योंकि दोनों इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ह्यूमन राइट में बिलीव रखते हैं, तो हमारा ये यकीन है कि अगर हम खुद से जो चीज़ें हम बिलीव रखते हैं, जो चीज़ों पे हम यकीन रखते हैं, अगर खुद पे उन पे अमल भी करेंगे, अपनी ज़िंदगियों के अंदर अप्लाई करेंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ग्रेट। अच्छा, तुम बताओ कि इतना तुमने दुनिया में कोई मेरा ख्याल है मुल्क नहीं छोड़ा होगा जहाँ तुम ना गए हो यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वहाँ के UN के डिफरेंट फोरम से। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें बहुत मज़े की लगी, और कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें जाके लगा कि बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला? सर देखिए, हमारे लिए ख़ासतौर पर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे नौजवान बहुत सारी जगहों पे फोरम्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। खुशकिस्मती से मुझे भी काफ़ी मौका मिला कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे, UN के प्लेटफॉर्म्स पे कर सकूँ। जो सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ यही है मेरे ख्याल से, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, खासतौर पर UN का जो प्लेटफॉर्म है, वो वाकई ही बहुत सारे लोगों को शायद लगता होगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ गुफ्तगू ही होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो आवाज़ है, जो आपकी इश्यूज़ हैं, अगर आप उसके एक ग्लोबल फोरम के ऊपर करने का मौका मिले, आप बाकी नुमाइंदगी कर सकें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ासतौर पर UN के फोरम्स के ऊपर हमें जो मौका मिला कि हम पाकिस्तानी नौजवानों के जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर भी बात कर सकें। और साथ साथ जो सक्सेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो नौजवानों के साथ हमने काम किया है, जो नौजवानों की स्टोरीज़ हैं, जो नौजवानों की स्ट्रगल है, उसको दुनिया के सामने लेके आ सके मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये काफ़ी हमें मौका मिला और काफ़ी रिकग्निशन भी मिली। 2012 में हमें UN सेक्रेटरी जनरल जो उस वक्त बान की मून थे, उनकी तरफ से एक अवार्ड मिला, जो हम नौजवानों पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से कॉमनवेल्थ का एक पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें नौजवानों में जो अमन के लिए हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, 2015 में कॉमनवेल्थ का अवार्ड जो है वो हमें मिला।
तो ये रिकग्निशन जो है ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी हम काम पाकिस्तान में करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में इसी तरह के चैलेंजेस को देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, कि हम कभी भी अपनी जो चीज़ें हैं उसको लिमिट ना करें, बल्कि अपनी जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है वहाँ पे अपनी बात करें, अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, और साथ साथ जो पाकिस्तान में जो सक्सेस मॉडल्स हैं उनको दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। यूएन में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो नौजवान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ख़ासतौर पर तो यूएन एनवाई स्पेशल एनवाई यूथ का एक ऑफिस है जो इसी को डील करता है। हमें काफ़ी मौका मिला उसके साथ काम करने का। तो आई थिंक बहुत सारे इस तरह के यूएन फोरम्स हैं जो अभी भी जहाँ पे पाकिस्तान नौजवान अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं, पाकिस्तान नौजवान अपनी अपनी बात कर सकते हैं। दुनिया में जहाँ तक मौका मिला, अगर वैसे बात करें तो बहुत सारे ममालिक हैं। आपको जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि शायद अभी भी हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं यहाँ पे भी बड़ी उम्मीद है, बड़ी होप है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ममालिक के अंदर नौजवान शायद हमसे ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तो इसलिए एक हमेशा से एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमें मिलती है कि हम पाकिस्तानी नौजवानों के साथ काम कर सकें। पाकिस्तान में भी बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे नौजवानों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में देखते हैं जहाँ पे अमन हो, जहाँ पे नौजवान जो हैं वो बेशुमार उनके पास रोज़गार के मौके हों, जहाँ पे एक दूसरे की बात सुनी जा सके, जहाँ पे लोग इकट्ठे रह सकें। तो आई थिंक इस तरह का पाकिस्तान जो है वो हम बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। ये जो इन पर्सन जाना था या ट्रैवल करना था, ये जो कोविड की सिचुएशन बनी और इससे भी दुनिया में सुना है कि जी हमेशा के लिए शायद बदल गई है और लोग अब ज़्यादा अपने, तो क्या आप हाउ डू यू नौजवान और तुम्हारे काम में ये जो कोविड के साथ या रिस्ट्रिक्शंस के साथ हुआ है, इसमें क्या फ़र्क आया है? सर बहुत इम्पैक्ट हुआ है। कोविड ने यकीनी तौर पे पूरी दुनिया को एक डिस्कनेक्ट जो है वो पैदा किया है। जिस वक्त लास्ट मार्च 2020 के अंदर जब ये पूरी कोविड की ग्लोबल पैंडेमिक अभी शुरू हुआ था रिसेंटली, तो मैं पाकिस्तान से बाहर था, मुझे ये मौका मिला देखने का कि किस तरीके से दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल कट के रह गई थी। कोई एयरलाइंस काम नहीं कर रही थी, मतलब एयरलाइंस बिल्कुल बंद थी, एयरपोर्ट्स खाली थे, किसी किस्म का ट्रैवल नहीं हो रहा था। तो आई थिंक ये जो डिस्कनेक्ट था लोगों के अंदर, लोग इंसान से डर रहा था। तो ये जो डिस्कनेक्ट था लोगों के अंदर, इसने बहुत सारे चैलेंजेस को जन्म दिया। और लोग जहाँ पे आइसोलेशन की बात करते थे, वहाँ पे ख़ास तौर पे वो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनसे लोग पहले ही ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, उनको शायद अपनी बात को लेजिटिमाइज़ करने के लिए एक लेजिट रीज़न मिल गई कि हमें जो है इनसे डिस्टेंस रखना है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के एक पैरामीटर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग में फिर ख़ास तौर पर जो मार्जिनलाइज हैं उनको ज़्यादा इसका नुकसान हुआ। जहाँ दुनिया के ट्रैवल का ताल्लुक, ऑफ कोर्स जब आपको ट्रैवल का मौका मिलता है तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको दूसरी लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव सुनने का मौका मिलता है। कोविड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। फॉर्चुनेटली अभी जो है वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, जूम कॉल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी इस तरह की ऐप्स आपको मिल जाती हैं जहाँ पे आप 24 घंटे एक स्क्रीन के सामने बैठते हैं। लेकिन ये कभी भी, ये जो स्क्रीन है, ये कभी भी जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। एटलीस्ट काम करने के लिए कुछ हद तक, कुछ टाइम तक चीज़ें चल रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, दोबारा से लोग दोबारा से मिलने के लिए क्या दोबारा कभी उतना ट्रैवल होगा लोगों का यूथ के? अभी ये ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया कर। मेरे ख्याल से शायद जो है वो अभी अगले 2-3 साल शायद अभी वर्चुअल पे ही लोगों को गुजारा करना पड़े, या कुछ लिमिटेड कैपेसिटी पे लोगों को गुजारा करना जो पड़े। यंग लोग हैं जो इस तरह के फोरम पे जाते थे, आपके लिए 2-3 साल का इंतजार शहजाद साहब कह रहे हैं। सर एनीथिंग फ्यूचर के प्लान बताओ कि आगे तुम क्या देखते हो अपने आप को, चानन डेवलपमेंट एसोसिएशंस को और नौजवानों के लिए कोई बात बताओ, ताकि क्या होप है, क्या करना चाहिए? देखिए अभी जो फिलहाल हमारे प्लान्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। उसमें ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं जो ऑलरेडी बहुत पोटेंशियल हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे नौजवानों को जो है वो हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहें, उनकी जो है उनके साथ इंटरेक्शन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते रहें, ताकि वो नौजवान जो शायद जिनकी एक्सेस रिसोर्सेज तक नहीं है, जिनकी एक्सेस जो है बड़े शहरों तक नहीं है, उनको एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी बात कर सकें, जहाँ पे वो रिसोर्सेज तक एक्सेस कर सकें। इस वक्त अगर पाकिस्तान में ओवरऑल सिविल सोसाइटी की बात करें, क्योंकि बहैसियत मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका सिविल सोसाइटी को सामना है, जिसमें ऑफ कोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज एक सबसे बड़ा इशू है। तो उसके वाले से हम काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसी तरह की स्ट्रगल जो है, इसी तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ही शायद वो आपको ज़्यादा होप देती है और ज़्यादा कमिटेड जो है वो आपके कॉज के साथ करती है। तो हम अपने कॉज के साथ कमिटेड हैं। आगे के लिए अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हम सबको
वो यही है कि पाकिस्तान में जहाँ पे भी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास हैं, जिसके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से नौजवानों की जब हम बात करें तो हम नौजवानों को सिर्फ एक हेट्रोजीनियस ग्रुप के तौर पे ना देखें कि सिर्फ ये जो है यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे हैं या ये सिर्फ अर्बन सेंटर्स वाले हैं, बल्कि बहुत सारे नौजवान हैं जो रूरल सेंटर्स में हैं, ख़ासतौर पर लड़कियाँ जो हैं उनके लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। उनके चाहे पर्सनल इश्यूज़ हों, चाहे वो इश्यूज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मुताल्लिक हों, चाहे वो इश्यूज़ जो हैं वो उनकी पढ़ाई से मुताल्लिक हों, उनकी एजुकेशन से, या उनकी जो चाइल्ड मैरिजेस का इशू है, इन तमाम इश्यूज़ पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान में एक और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की काफ़ी रिप्रेजेंटेशन अब होती है, आपको नज़र आता है, लेकिन अभी भी बड़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, अभी भी ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारा काम जो है वो होने की ज़रूरत है। इसी तरीके से इंटरफेथ के ऊपर भी बहुत सारे और काम होने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे ख्याल में जिस काम की होने की ज़रूरत है वो ये कि एक बड़ा गैप है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी या नौजवानों के दरमियान और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके दरमियान एक बड़ा गैप नज़र आता है क्योंकि इंटरेक्शन के मौके नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से जो यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम है, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ नौजवानों के इंटरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और ख़ास तौर पे एक ऐसी पॉलिटिकल कैडर ऑफ लीडरशिप को जन्म देना जहाँ पे नौजवान पॉलिटिकल वर्कर्स जो है उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह पे कायम रहें, लेकिन जो टॉलरेंस है कम से कम उसके साथ बैठ के, इकट्ठे बैठ के जो नेशनल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करें। स्टूडेंट यूनियन का इशू है और उसके ऊपर जो है वो कुछ पेशरफ्त हो। तो मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारी पॉजिटिविटी बाकी है, बहुत सारे नौजवान हैं इस वक्त बड़ा काम कर रहे हैं, हमें उनकी रिकग्निशन की ज़रूरत है, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो हम इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म हमेशा करते हैं। पिछले 11 साल से हम अपना नेशनल यूथ पीस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इस साल भी हम उसको ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा कोशिश यही है कि हम इस तरह के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर वो इकट्ठे बैठें और पाकिस्तान में होने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, चाहे वो दीगर जो इश्यूज़ हैं, उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर मिल बैठ के कोई लायामल तय कर सकें मुस्तकबिल का। नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात है कि ये सब चैलेंजेस आपने गिनवाए और इनके साथ, क्योंकि ये साथ ही ज़िंदगी के चलेंगे। पर एक बात भाई, एंटरप्रेन्योरशिप की भी बहुत ज़रूरत है अब। अगर नौजवानों में बहुत सारे कामयाब नौजवानों ने अगर इस रिस्ट्रिक्शन का, जो कोविड ने रिस्ट्रिक्शन की, कुछ लोगों ने बहुत अपने ऑनलाइन कारोबार भी किए, तो मेरा ख्याल है कि जैसे आप अपने लोगों को, नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, तो इस तरफ भी हमें एंटरप्रेन्योरशिप, और सबसे बड़ी बात है बी क्रिएटिव, क्योंकि जब मुश्किल हालात होंगे तो क्रिएटिव बनोगे, कुछ हटके करोगे तो यार रास्ते ज़रूर निकलेंगे। और यही सबसे बड़ी बात है और यही उम्मीद है कि आपको नाउम्मीद नहीं होना, उम्मीद के साथ चलना है। और जैसे ये फोरम्स हैं और बहुत सारे फोरम्स हैं, आप ज़रा उसमें जाइए, आप बात को आगे बढ़ाइए। शहजाद, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड इस सारी बातों को करते हुए हमें ये अंदाज़ा होता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी उम्मीदें जाग रही हैं, और उम्मीदों के ऐसे दिए मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम नौजवानों तक पहुंच सकते हैं, गैप को कम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम खुद खुश रह सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें ज़रूर बताइए प्रोग्राम के बाद आपकी सजेशंस हो या कोई क्वेश्चंस हो, वी वुड लव टू सी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।